वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे पास क्लास में ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस। कल तक की क्लास में हमने डेलीगेशन और उसके एलिमेंट्स को डिस्कस कर लिया था। हमने डिस्कस कर लिया था अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को। हमने पढ़ा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है, अथॉरिटी सेकेंड स्टेप एंड अकाउंटेबिलिटी द थर्ड स्टेप। इन तीनों स्टेप्स को कंबाइन करते हैं तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बनता है। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें मैनेजर अपना कुछ काम शेयर करता है अपने वर्कर्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, और वर्क शेयर करने के साथ साथ वो उनको अथॉरिटी देता है और उनपे क्रिएट कर देता है अकाउंटेबिलिटी। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि अकाउंटेबिलिटी कभी भी पास नहीं की जा सकती, ये सिर्फ क्रिएट की जाती है। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड डिस्टिंक्शन मैंने आपको कहा था, आप खुद पढ़ लेंगे, डिफरेंस आपने पढ़ लिया होगा। ये रिलेशन बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी समझ लीजिए। अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, अथॉरिटी पावर पास की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम की जाती है, रियलाइज किया जाता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपको रियलाइज करना चाहिए दैट सबमिटिंग वर्क टू टीचर ऑन टाइम इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अकाउंटेबिलिटी इम्पोज की जाती है, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती, क्रिएट की जाती है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अथॉरिटी से और अकाउंटेबिलिटी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आपको कुछ पावर दूंगी तभी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर पाऊंगी, और अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तभी आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होगी, राइट। आपको कुछ काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, देन ओनली आई कैन आस्क यू फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ दिस टास्क। अब आगे आपको पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। असर्जन और रीजन में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। डेलीगेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस बहुत इजी, इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजर का वर्क इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि मैनेजर अपना रूटीन काम आगे सबऑर्डिनेट को पास कर देगा। मैंने अपना रूटीन वर्क आपको दे दिया तो मेरा वर्कलोड रिड्यूस हो गया। नाउ आई कैन फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट मैटर्स, जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उन मैटर्स पे फोकस कर सकती हूँ और उन मैटर्स पे फोकस करके अपना काम बहुत इफेक्टिवली कर सकती हूँ। तो ये कह रहे हैं कि डेलीगेशन की वजह से मैनेजमेंट जो है वो अपना वर्क बहुत प्रॉपर वे से कर पाएगा। दो रीजन इंपॉर्टेंट है इसके, असर्जन और रीजन में पूछ ले। डेलीगेशन लीड्स टू इफेक्टिव मैनेजमेंट, रीजन में लिख के दे दे बिकॉज मैनेजर्स कैन नाउ कंसंट्रेट मोर ऑन सिग्निफिकेंट मैटर्स, तो ये भी रीजन सही होगा। या फिर मैनेजर passes on the routine work to subordinate so as to multiply its effectiveness, ये भी रीजन सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। मैनेजर का फायदा होने के साथ साथ उस एम्प्लॉय का भी फायदा होगा जिसको मैंने अपना काम दिया। अगर मैंने अपना कुछ वर्क आपको असाइन किया तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज योर टैलेंट एंड टू डू द वर्क ऑफ माई लेवल। मेरे लेवल का कुछ काम आप करेंगे तो धीरे धीरे आप मेरा काम सीखेंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर मैनेजर्स रेडी हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात ये आपको कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा। क्यों डेवलपमेंट होगा? क्योंकि मैनेजर ने एम्प्लॉय से मैनेजरियल लेवल के वर्क शेयर किए, और अगर किसी एम्प्लॉय को मैनेजरियल लेवल का वर्क करवाया जा रहा है तो अल्टीमेटली फ्यूचर के लिए हमारे पास बढ़िया मैनेजर्स रेडी हो जाएंगे। रीजंस इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट उसके अंदर क्या। अब आपके पास कितनी बड़ी एडवांटेज है कि आपको लिखना नहीं है, बस दिमाग में क्लियर रखना है ताकि आप OTQs में उसको टिक कर सके, राइट। थर्ड देखिए, मोटिवेशन आएगा क्या? डेफिनेटली एक फीलिंग आएगी बिलोंगिंगनेस और ट्रस्ट। क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स है तो मैंने क्लास के किसी एक स्टूडेंट को कहा कि सारे बच्चों के रजिस्टर्स कलेक्ट करने, उसमें भी मोटिवेशन आ जाता है। छोटे बच्चों तक तो आता था, अब नहीं आता। मैंने अगर एक टेस्ट लिया और मैंने आपको कहा कि बेटा आपको इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करके देना है, आपको कहा कि आप इसकी आंसर की प्रिपेयर करके देना, तो डेफिनेटली इट विल मोटिवेट यू। आपको लगेगा मैम मुझे अपना समझते हैं, मैम मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। तो जिस सबऑर्डिनेट के साथ मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेगा, उस सबऑर्डिनेट को मोटिवेशन मिलेगा, उसको ये रियलाइज होगा दैट यस माय मैनेजर हैज अ ट्रस्ट ऑन मी एंड आई एम द पार्ट ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन, और वो ये चीज को रियलाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो वर्कर को मोटिवेट कर सकता है। अब आपके पार्ट 1 में मोटिवेशन का ज्यादा हिस्सा नहीं है, टर्म 1 के सिलेबस में। ये जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है ये टर्म 2 में आएंगे।
बट टर्म 1 में अगर एमसीक्यू में पूछ ले विच अमंग द फॉलोइंग विल बी अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर अ वर्कर, तो उसका आंसर डेलीगेशन हो सकता है। एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है जिससे मैं अपने वर्कर को मोटिवेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट देखिए, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, दो इंपॉर्टेंट रीजन है। नंबर 1, मैनेजर विल पास ऑन हिज वर्क टू सबऑर्डिनेट, तो मैनेजर मेन काम पे फोकस करेगा, मैनेजर बढ़िया तरीके से मेन काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। नंबर 2, सबऑर्डिनेट को जब वर्क दिया गया तो सबऑर्डिनेट की कैपेबिलिटी इंप्रूव हुई, मैनेजर ने उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग ही उसको काम दिया। अब उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग काम दिया तो उसमें डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से स्पेशलाइजेशन आया और वो उस काम को मोटिवेशन के साथ बढ़िया तरीके से करेगा। तो जब वो बढ़िया तरीके से करेगा तो अल्टीमेटली मैनेजर भी अपना काम इफेक्टिवली कर पा रहा है और एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, डेलीगेशन एस्टैब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, इसीलिए इसको बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की कहा जाता है। मैनेजमेंट हायरार्की का मतलब है मैनेजमेंट की एक चेन, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक की चेन, किसके पास ज्यादा पावर, फिर किसके पास उससे कम, फिर और कम वाला, तो ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डेलीगेशन में ही तो आएगा। मैंने आपको वर्क दिया, इट मींस आई एम योर सुपीरियर एंड यू आर सबऑर्डिनेट। आपने आगे छोटे भाई को दे दिया, कल मैंने बताया था ना कि हम मम्मी को नहीं कह सकते कि अच्छा ये ऐसे ऐसे कर दीजिए, हम अपने छोटे भाई बहन को कह सकते हैं, ठीक है। तो हु विल रिपोर्ट टू होम डिसाइड होता है, तो मैनेजरियल हायरार्की बनती है। ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के 4th स्टेप से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, बेटर कोऑर्डिनेशन। जब मैं डेलीगेट करूंगी वर्क को तो मैं वर्कर को साथ में अथॉरिटी भी पास करूंगी और उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करूंगी। जब मैंने ये दोनों काम किए तो अल्टीमेटली वर्क में कोऑर्डिनेशन आएगा। मैंने क्लियरली वर्कर्स में वर्क का डिवीजन किया और सबको बता दिया व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट टाइप ऑफ अथॉरिटी यू आर गोइंग टू रिसीव एंड हाउ आई विल क्रिएट अकाउंटेबिलिटी ऑन यू। जब ये सब बता दिया तो सिस्टमैटिकली ये सारा काम किया, वर्कर्स के माइंड में वर्क क्लैरिटी रखी और अल्टीमेटली इससे हमारा गोल कोऑर्डिनेटिव वे से अचीव हो पाएगा। अच्छे से रीड कर लीजिएगा। लास्ट वन नाम से ही समझ आ रहा है, रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर्स का वर्कलोड रिड्यूस होगा बिकॉज दे विल शेयर देयर रूटीन वर्क विद देयर सबऑर्डिनेट्स। अब ये लास्ट वाला चार्ट है, आप इन सबके नीचे कीवर्ड्स लिख लेना। इफेक्टिव मैनेजमेंट क्यों? Because by sharing the routine work with workers or subordinates, management can focus on more important matters. Employees development क्यों? Because manager is giving the work of managerial level to worker, तो worker उस काम को करना सीखेगा। मोटिवेशन क्यों आएगा? क्योंकि एम्प्लॉय को फील होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स उस पर ट्रस्ट करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी क्योंकि मैनेजर का और वर्कर का दोनों का डेवलपमेंट हो रहा है। Who will report to whom क्लैरिफाई किया जाएगा, कौन किसको पावर दे रहा है ये पता चलेगा, तो मैनेजरियल हायरार्की क्रिएट होगी। बेटर कोऑर्डिनेशन आएगा क्योंकि सबको पता है कि क्या अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैनेजर का वर्कलोड रिड्यूस होगा, ये तो हमने अच्छे से पढ़ ही लिया क्योंकि वो अपने रूटीन वर्क को आगे शेयर करता है। अब तसल्ली से इसको पढ़ना, ये केस स्टडीज रीड करके रखना। हम कल पढ़ेंगे नया टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको करेंगे कल की क्लास में। आपका आज तक का टारगेट रहेगा टू लर्न चैप्टर नंबर 5 अप टू दिस टॉपिक। मेक श्योर बेटा आप सबको लर्न करना है, अच्छे से लर्न करके रखिएगा। हम मिलेंगे